हेलो बच्चों, ये मेरा दूसरा वीडियो है क्लास 8 आईसीएसई के बच्चों के लिए। मैंने पहला वीडियो जो बनाया था यूनियन लेजिस्लेचर के ऊपर बनाया था। आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख सकते हो। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ को पढ़ाऊँगा पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो अगर आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हो तो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 आईसीएसई का यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो अभी जानते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव होता क्या है। तो देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, जिन लोगों को लेकर बनता है वो हो गए, टॉप में हो गए हमारे प्रेसिडेंट। उनके नीचे आते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के नीचे आते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उनके नीचे आते हैं सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन यानी फॉर द एंटायर कंट्री, और स्टेट अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो सबसे टॉप मोस्ट पर होते हैं वो हो गए हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है, तो पहले हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं या हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। ठीक है, बट वो जस्ट एक टाइटुलर या एक नॉमिनल हेड होते हैं। एक्चुअल हेड ऑफ द कंट्री जो होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो रियल पावर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में होता है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा चीज़ है कि उनका उम्र जो होना चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। और उनके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक लोकसभा के मेंबर्स के पास होते हैं। चौथा चीज़ कि प्रेसिडेंट बनने के लिए ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि उनके पास और कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए जब वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो है ना। उस केस में क्या होगा ना कि उनको वो सरकारी नौकरी को रिजाइन करना होगा, तब जाके वो प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शंस कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं हमारे इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज किन से मिलकर बनता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है ना, ये मिलकर बनता है। अगर मैं एक लाइन में बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ आप लोगों को, तो एमपीज एंड एमएलएस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। एमपीज हो गया आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिफरेंट स्टेट। तो ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। और यही लोग फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शंस करते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाला बात है कि प्रेसिडेंट को का इलेक्शंस कॉमन पीपल ऑफ इंडिया उनको वोट नहीं देते हैं। ठीक है, ओके। और इनका भी जो इलेक्शंस होता है थ्रू सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है ना। ठीक है, अब आते हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं या नॉमिनेट इलेक्ट किए जाते हैं? तो वो 5 साल के लिए किए जाते हैं। और जब वो एक बार इलेक्ट हो जाते हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलता है उसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में है। एक टाइम पर वो वाइसरॉयज का हाउस हुआ करता था। ठीक है ना। और प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय इम्पीचमेंट। अच्छा, ये इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है ना? इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं इफ इज वाइल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो उस केस में क्या होता है ना कि पार्लियामेंट में उनके खिलाफ एक मीटिंग होता है। और अगर 2/3 मेजोरिटी बोलता है कि प्रेसिडेंट को निकाल देना चाहिए, तो उनको निकाला जाता है। ठीक है, तो इसी को इम्पीचमेंट बोलते हैं। दूसरा कौन सा तरीका होता है प्रेसिडेंट को हटाने का? तो अगर वो खुद ही रिजाइन कर दिए अपने पोस्ट से तब। ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट को कैसे ठीक है ना, वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी बहुत बड़ा पोस्ट होता है ना, तो वो कोई ऑर्डिनरी बंदे को तो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे नहीं। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो अपना जो ये देते हैं रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब आते हैं कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है ना। तो प्रेसिडेंट का बहुत सारा पावर है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है? एक लाइन में मैं बोलूँ तो जितना भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होता है ना, वो एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सा होता है? तो प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, ही कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, है ना। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, बट ही हैज़ टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, सॉरी मैंने क्या बोला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, है ना, बट ही हैज़ टू टेक द परमिशन और एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तीसरा चीज़ है कि अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नर होते हैं ना, उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं।
चौथा चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कम से कम 4 पॉइंट्स तो आपको पता होना चाहिए, है ना, 3 से 4 पॉइंट्स पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है वो 10 नंबर का आता है। अब आते हैं प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। तो प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर ये होता है कि ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड ही कैन ऑर्डर री इलेक्शंस, है ना। तो ये पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा मीट करता है, तो उसका मीटिंग को भी एड्रेस जो होता है ना प्रेसिडेंट करते हैं। तीसरा चीज़ है कि कोई भी बिल चाहे वो लॉ नहीं बन सकता अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल ना हो उसमें। तो ये तीसरा लेजिस्लेटिव पावर हो गया। चौथा जो लेजिस्लेटिव पावर है कि प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। यार ये ऑर्डिनेंस होता है क्या है, तो ऑर्डिनेंस एक तरह का एक टेम्पोररी लॉ होता है जो प्रेसिडेंट ही इशू कर सकते हैं। और एक, ठीक है ना, और इसमें होता है क्या है ना कि पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है ना तब ये ज़्यादातर लगाया जाता है ऑर्डिनेंस को, है ना। जैसे हम लोगों का गर्मी का छुट्टी होता है ना, जैसे आप लोग स्कूल वगैरह में पढ़ते हो तो आप लोगों का क्या होता है, गर्मी का छुट्टी वगैरह होता है। उसी तरह से मिनिस्टर्स लोगों का भी छुट्टी होता है। वो लोग टोटल 3 सेशन अटेंड करते हैं पार्लियामेंट में, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ये सब। और हर सेशन के बीच में ना लगभग 1-1 महीने का गैप होता है। अगर उस बीच में अगर किसी भी पार्लियामेंट्रियन को बुलाना है तो उसे प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, और उसके लिए वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तब जाके ये मीटिंग हो पाता है। तो ऑर्डिनेंस समझ में आ गया, एक तरह का वो टेम्पोररी लॉ होता है, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट मेंबर्स को बुला सकते हैं कब, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, है ना। अच्छा, अब आते हैं मिलिट्री पावर के ऊपर। तो मिलिट्री पावर क्या होता है प्रेसिडेंट का, तो ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। तो ये इनका पहला मिलिट्री पावर है। और दूसरा कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस विद एनी कंट्री, है ना। तो ये दो ही पॉइंट्स आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। जैसे जैसे आप लोग 9th-10th में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा रहता है, बट 2-3 पॉइंट्स भी अगर आप लोग कर लेते हो तो काफ़ी है। अब आते हैं प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर क्या होता है ना। तो फाइनेंशियल पावर यानी एनीथिंग विच इज रिलेटेड विथ मनी। तो जितना भी बजट वगैरह जो होता है ना, ये पार्लियामेंट में बिना वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है ना। जो भी बजट वगैरह जो पार्लियामेंट में लाया जाता है या डिस्कशन करने के लिए या अप्रूवल के लिए या जो भी है, तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। दूसरा चीज़ है ना कि मनी बिल भी बिना प्रेसिडेंट के परमिशंस का पार्लियामेंट में आप नहीं ला सकते, है ना। यानी मनी बिल को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना होगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि कुछ अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर भी हो जाता है, तो प्रेसिडेंट उस टाइम अलाउ करते हैं कि आप गवर्नमेंट को कि आप पैसे ले सकते हो कहाँ से, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, और उस इमरजेंसी सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। जैसे कि मान लो किसी स्टेट में अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को अगर एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले सकता है। अब आते हैं प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर क्या होता है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो सजा को कम करवा सकते हैं किसी भी क्रिमिनल का। ही कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस सेंटेंसेस, ठीक है ना। खास करके डेथ सेंटेंस को अगर वो चाहें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर आप किसी क्रिमिनल को अगर फांसी वगैरह का सजा वगैरह भी मिला हुआ है अगर, तो ठीक है ना। और एक चीज़ है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं इज़ नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। तो वो कोई भी कोर्ट में उनको ले जाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। और अगर उनको रिमूव भी करना है तो वो थ्रू इम्पीचमेंट होता है ना। इम्पीचमेंट के केस में भले उनको ले जाया जा सके, बट एक चीज़ अच्छा बात है कि आज तक सिंस इंडिपेंडेंस या जब से हमारा गवर्नमेंट 1950 से बना, तब से किसी भी प्रेसिडेंट को आज तक इम्पीच नहीं किया गया है ना। अब आते हैं प्रेसिडेंट का इमरजेंसी पावर क्या होता है। तो और प्रेसिडेंट किस किस कंडीशंस में इमरजेंसी लगा सकते हैं, है ना। अगर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज अंडर थ्रेट, अगर हमारा कंट्री का सिक्योरिटी जो है अगर वो थ्रेट में है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। दूसरा केस में है कि अगर हमारे देश का जो अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है ना, किसी वजह से हमारे ऊपर, देश के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है ना, और हम लोग उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तीसरा केस में कौन सा इमरजेंसी कब और लगा सकते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाए, यानी किसी भी स्टेट में या इंडिया के किसी भी कोने में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं ना, उस स्टेट का कंट्रोल ले सकते हैं, है ना। और वो स्टेट का, ठीक है ना, और ये थ्रू उस स्टेट का गवर्नर के थ्रू होता है ये चीज़, और इसी को ही प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है ना। वेयर प्रेसिडेंट टेक्स द चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट।
तो ये सब चीज़ जो है ये इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट का, है ना। तो प्रेसिडेंट खत्म हो गया, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बंदे थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो प्रेसिडेंट के बाद आते हैं कौन, तो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो अब थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में समझते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो एक प्रेसिडेंट करता है, पर वो कब करते हैं, जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है, तो है ना, यानी प्रेसिडेंट का ऑफिस जब वैकेंट होता है तो। अच्छा, प्रेसिडेंट का ऑफिस कब कब वैकेंट होता है, तो जब व्हेन द प्रेसिडेंट इज नॉट वेल, दूसरा कि प्रेसिडेंट ने खुद ही रिजाइन कर दिया है, तीसरा व्हेन द प्रेसिडेंट इज आउट ऑफ द कंट्री, चौथा कि अगर उनको रिमूव कर दिया गया इम्पीचमेंट के थ्रू या उनका डेथ हो गया। ये सब केस में प्रेसिडेंट का ऑफिस क्या होता है, वैकेंट होता है। और उस टाइम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके कुर्सी पर बैठते हैं तब तक जब तक नया प्रेसिडेंट बना नहीं दिया जाता। ठीक है, अब आते हैं कि प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और क्या एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन काम होता है ना, तो ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। देखो अब तो वाइस प्रेसिडेंट है, वो काम के लिए तो बैठे रहेंगे नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट तो जब तक प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तब तक वाइस प्रेसिडेंट का कुछ काम नहीं है। इसीलिए क्या होता है ना कि वाइस प्रेसिडेंट को और एक पोस्ट दिया गया है ना, क्या चीज़ का, तो इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। यानी वो तब तक क्या होते हैं ना, राज्यसभा में जाके बैठते हैं, वहाँ के मीटिंग्स वगैरह जो भी होता है वो उसका देख रेख करते हैं, है ना। और जब प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी वजह से अगर वेकेंट होता है, जो कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया, उस केस में फिर वाइस प्रेसिडेंट जाके वहाँ पर बैठते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के एब्सेंस में उनकी कुर्सी पर बैठते हैं तो उनको राज्यसभा जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन द टू इज डैट, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनको एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, है ना, जो कि प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं था। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो जैसे जितने साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए, वो उनको भी उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है अगर उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया तो, या अगर राज्यसभा, सिंस वो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, तो अगर राज्यसभा के मेंबर्स जो मेजोरिटी में बोलें कि प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाए तो भी उनको हटाया जा सकता है। बट उस केस में भी लोकसभा का, ठीक है ना, अप्रूवल लेना पड़ेगा एक तरह से राज्यसभा को। और अगर लोकसभा का भी मेजोरिटी अगर बोलता है कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट को निकाल देना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हम लोगों ने पढ़ लिया, एक था हम लोग का प्रेसिडेंट और एक था हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट। अब तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना। और एक तरह से यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है क्या है, दे आर द पर्सन हु इम्प्लीमेंट द लॉज, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में आते हैं, ही इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, है ना। और वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, यानी उनके जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनके वो हेड होते हैं, है ना। ही यानी, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, दे वर्क एज ए टीम और वो लोग कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन द पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि किसी अगर एक मिनिस्टर से अगर गलती हो जाए तो उनके बचाव में पूरे उनकी पार्टी आती है, नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट फॉल कर जाएगा। इफ दे विल नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर, उस केस में उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाता है ना। और अगर वो सही से जवाब नहीं दे पाते हैं तो देन लोकसभा विल बी डिसॉल्व, गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा एंड फ्रेश इलेक्शंस जो होगा वो करवाया जाएगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी इतने हल्के में लेना चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके साथ बाकी भी जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं एग्जीक्यूटिव के, है ना। और जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, 3 भाग में डिवाइडेड होते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो वो हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं और उनके पास होता है इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज का मतलब होता है कि जितना इंपॉर्टेंट पद होता है ना गवर्नमेंट का, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होता है। वो इंपॉर्टेंट पद क्या क्या हो सकता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, आपके होम मिनिस्टर हो गए, है ना, और डिफेंस मिनिस्टर हो गए। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स इसको होल्ड करते हैं, है ना। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्यूटी मिनिस्टर्स जो हो गए, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही हिस्सा थे, उनको ये जो कैबिनेट मिनिस्टर जिस तरह से ऑर्डर देते हैं, ये बस जस्ट उसको फॉलो करते हैं, है ना। एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना, कोई एक ऐसे बंदे को भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बना सकते हैं, ठीक है ना, जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है या इलेक्शंस में नहीं जीता है, बट ये पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है आपको। बट जिस मेंबर को भी वो इस तरह से करेंगे या बनाएंगे, है ना,
तो उसको 6 महीना के अंदर मेंबरशिप लेना होगा पार्लियामेंट का। यानी मान लो कि लोकसभा का कोई सीट एक बंदे ने नहीं जीता है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर उस बंदे को अपने टीम में रखना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तो यहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर का भी खत्म हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर के नीचे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खत्म हो गया। अब उसके नीचे आते हैं सिविल सर्वेंट, जो ग्रास रूट लेवल में सारा लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नमेंट को देखते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट जो थे वो तो हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव थे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हुए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हुए, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुए, है ना। तो ये सारे जो लोग हैं ना, और ये जो सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना, इन लोग जो होते हैं ना ग्रास रूट लेवल पर, ये जितनी भी पॉलिसीज वगैरह होते हैं उसको ग्रास रूट लेवल में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, है ना। और ये सिविल सर्वेंट्स होते क्या हैं, तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ये जस्ट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, है ना। और इनको बाकायदा एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं, जिसके थ्रू इनका सिलेक्शन होता है। और ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं इनमें कौन कौन लोग आते हैं, तो हमारे जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं और आईएफएस ऑफिसर हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जितने ऑफिसर हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, तो ये सारे जितने होते हैं ना ग्रास रूट लेवल में सारे लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव यहाँ पर खत्म होता है। अब थोड़ा स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर आते हैं हम लोग, ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में टॉप में कौन होता है, तो गवर्नर। जैसे मैंने बोला था ना, जैसे कंट्री के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे स्टेट के लिए कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। जैसे कंट्री के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे स्टेट के लिए कौन होता है, तो गवर्नर होता है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में हेड में कौन होगा, तो गवर्नर, ठीक है ना। उसके बाद कौन आएगा, तो चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उनके नीचे फिर सिविल सर्वेंट्स। स्टेट में भी सिविल सर्वेंट होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नर जो होता है ना वो हेड होता है ना, हेड होता है एग्जीक्यूटिव का स्टेट में, है ना। और सेंटर में हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको, है ना। और गवर्नर भी जो होता है ना वो नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही होता है ना, क्योंकि एक्चुअल जो हेड होते हैं स्टेट में वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई अथॉरिटी नहीं है, उनका कोई डिग्निटी नहीं है। उनका जो पोस्ट है बहुत ही इज्जत वाला है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल पोस्ट है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक गवर्नर कोई 2 अलग अलग स्टेट का गवर्नर भी हो सकते हैं। कोई एक बंदा 2 अलग अलग स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है ना। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो गवर्नर जो होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, लगभग बहुत सारा क्वालिफिकेशन गवर्नर का भी वैसे ही मिलता है। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनका 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, है ना। एंड ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। ये एक इंपॉर्टेंट है ना, कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। कौन, गवर्नर, तभी जाकर उनको गवर्नर का पोस्ट मिलेगा। तीसरा चीज़ है कि ही शुड नॉट, चौथा चीज़ है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नर कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होते थे, 5 साल। तो गवर्नर भी 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। वो रिजाइन कर सकते हैं अपने पोस्ट से अगर उनको हटना है तो, या उनको रिमूव भी किया जा सकता है। और उनको रिमूव कौन कर सकता है, गवर्नर को कोई बड़ा आदमी ही प्रेसिडेंट करते हैं, उसको उनको रिमूव करते हैं, है ना। उनको रिमूव भी किया जा सकता है उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले, और उनका टर्म को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो गवर्नर होते हैं ना उनका अलग अलग पावर्स क्या होता है, क्योंकि स्टेट के वो सबसे पावरफुल आदमी होते हैं एक तरह से स्टेट एग्जीक्यूटिव के। तो उनका एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, तो प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता था, उनका जो अपॉइंटमेंट वाला पावर होता था, है ना। तो गवर्नर किसको किसको अपॉइंट करते हैं एक स्टेट में, तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा चीज़ है कि एडवोकेट जनरल को भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रख लो। अब आते हैं कि गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। तो स्टेट जैसे सेंटर के लिए, पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा और राज्यसभा का मीटिंग्स को प्रेसिडेंट एक साथ ये करते थे, लेजिस्लेटिव पावर में आया था, याद रखना। उसी तरह से स्टेट में, जैसे सेंटर में आपका लोकसभा होता है, स्टेट में उससे आपका क्या होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है ना। पर विधान सभा जो होता है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में होता है। ऑलमोस्ट, कुछ स्टेट में नहीं भी है, बट ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में होता है। तो ज्वाइंट सेशन को एड्रेस जो करते हैं, या फर्स्ट सेशन जो होता है ना, उसको एड्रेस गवर्नर करते हैं, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। दूसरा चीज़ है कि विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, उसको डिसॉल्व गवर्नर ही करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जिस तरह से लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता था, तो प्रेसिडेंट करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह से, ठीक है। और जितने भी बिल हैं
वो तब तक लॉ नहीं बन सकते जब तक अप्रूवल हमारा गवर्नर का नहीं मिलता है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और एक चीज़ है कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या विधानसभा के लिए, है ना, ऑर्डिनेंस जो है वो गवर्नर ही इशू करते हैं। बट पार्लियामेंट के लिए कौन करता था? प्रेसिडेंट करते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कौन करता है ना, या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कौन करता है? अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों आ जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली होता है आपका विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है विधान परिषद, है ना। अब आते हैं गवर्नर का फाइनेंशियल पावर क्या होता है। तो जितना भी एनुअल बजट होता है ना, ये स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर के नाम पर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। जिस तरह से एनुअल बजट जो सेंटर का होता था वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता था, कुछ उसी तरह से है ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं कि जुडिशियल पावर क्या होता है गवर्नर का। तो वही है कि ही कैन ग्रांट पार्डन, ये सजा को कम करा सकते हैं, ही कैन रिड्यूस और सस्पेंड द सेंटेंस, ठीक है ना। और एक चीज़ है कि ही इज कंसल्टेड व्हाइल अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड जजेस, ठीक है। तो जज के अपॉइंटमेंट में भी इनको कंसल्ट किया जाता है गवर्नर को, है ना। हाई कोर्ट के जजेस जितने हो गए और जजेस जो अदर जजेस हो गए। अब आते हैं कि गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है। तो किसी भी स्टेट का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है, यानी वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खतरे में अगर होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस का उल्लंघन होते रहता है, उस केस में ना वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ना। अब ठीक है, और उस टाइम क्या होता है ना, गवर्नर जो होता है ना, प्रेसिडेंट रूल तो लग जाता है बट वो स्टेट का जो टेक केयर करता है ना वो गवर्नर ही करते रहता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। और उस टाइम में उस पर्टिकुलर स्टेट का जो भी कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, बट गवर्नर ही होते हैं जो सारा चीज़ को वो मैनेज कर रहे होते हैं उस स्टेट में, ठीक है। अब तो ये हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो सबसे टॉप में थे वो गवर्नर थे। उनके बाद आते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर उन्हीं के हाथ में होता है ना। और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होता है ना। और वो विधानसभा के सबसे बड़े ये होते हैं, लीडर होते हैं एक तरह से आप बोल सकते हो, है ना। एंड ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दैट इज व्हाई दिस पीपल आर सो पावरफुल, है ना। और जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपीज बोला जाता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको एमएलएस बोला जाता है ना। और उनका जो हेड होता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लीडर जो होता है, जो हेड होता है ना, उन्हीं को ही, जिनको सबसे ज़्यादा सीट मिला रहता है इलेक्शंस में, उन्हीं को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है ना। ठीक है। और गवर्नर जो होते हैं ना, ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। और जब जनरल इलेक्शंस, कभी कभार ऐसे भी होता है कि जनरल इलेक्शंस के बाद किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ना पूरा क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, स्टेट में, तो उस केस में कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि 2-3 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। और एक चीज़ बता देते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट इतना स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होता है, क्योंकि सिंस 2-3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना रही है, इसकी वजह से क्या होता है ना कुछ मतभेद कभी ना कभी हो ही जाता है। चीफ मिनिस्टर का पावर क्या होता है, तो उनका सेम पावर होता है, प्राइम मिनिस्टर के जैसे ही पावर होता है चीफ मिनिस्टर का भी, बट वो उनके अपने स्टेट के लिए होता है ना। वो क्योंकि स्टेट के वो सबसे पावरफुल है ना, वो एक तरह से रियल हेड होते हैं अपने स्टेट के, है ना। और एक चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर हुए या उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुए, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। और किसी वजह से अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर किसी चीज़ के ऊपर नहीं दे पा रहे हैं अपने अपोजिशन को, तो उस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, और उनको उनके पद से रिजाइन करना पड़ता है ना। ये प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बांटते हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन, ठीक है ना, होम मिनिस्टर संभालेगा, है ना, कौन अलग अलग इंपॉर्टेंट पोस्ट संभालेगा, ये प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। ही प्रिसाइड्स ओवर ऑल द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एंड इंटीमेट्स ऑल द डिसीजन टू द गवर्नर, है ना। तो जितना भी इम्पोर्टेंट कैबिनेट का मीटिंग होता है ना, उसमें चीफ मिनिस्टर रहते हैं और वो अटेंड करते हैं, और उस मीटिंग में जो भी बात होता है वो गवर्नर तक पहुंचाया जाता है। और उसके बाद फिर स्टेट के भी सिविल सर्वेंट होते हैं जो ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।